आतमजीत सर, ये जो माहौल है, क्या ये सिर्फ कंफर्ट जोन वाली बात है, कंफर्ट फील करने वाली बात है, कि या फिर कमिटमेंट का सवाल है, या ये जो डर है नेताओं का, जिसकी वजह से ये नेता चुनाव मैदान से भाग रहे हैं, उसके पीछे की और भी वजह हैं। कई सारे वजहों की चर्चा पहले से भी हो रही है। लगातार ये कहा जा रहा था कि ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों की सक्रियता जो है, वो मुश्किलें खड़ी करेगी विपक्ष के तमाम नेताओं के लिए। अब बात ईवीएम की भी आने लग गई है। क्या ये जो सारे डर हैं, वो मेन कारण है नेताओं के भागने से? जी नमस्कार, राम प्रकाश जी, ओम सैनी जी, विजय कृष्णा जी। जहां तक आपने सवाल पूछा डर का, तो डर के तो कोई लड़ाई जीती नहीं जाती। लड़ाई तो जीती जाती है संघर्ष से, साहस से और शौर्य से। संघर्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा उससे पहले की, भारत जोड़ो न्याय मंजिल पे उसको लेकर गए। तमाम लीडरों ने वहां ईवीएम पर सवाल उठाए कि पर्ची से काउंटिंग क्यों नहीं हो रही है। अगर पब्लिक मांग रही है तो पर्ची से काउंटिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे संचय हैं। इलेक्शन कमीशन कैसे नियुक्त होता है, उसकी नियुक्ति के जो नया लॉ आया है जिसमें सीजीआई के ऑर्डर को ठुकरा दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया, तो लोगों का संचय और बढ़ जाता है कि चुनाव की प्रक्रिया सही तरीके से होगी नहीं होगी। फिर ईवीएम पे आपने जब डिसीजन देखा, सरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया 2017 का पेंडिंग केस 2024 में फैसला होता है, उसके बीच में तमाम 16 स्टेट्स के इलेक्शन निकल जाते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन निकल जाता है, उसके बाद बताया जाता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो 2017 से 2024 की जो क्षति हुई है देश की, क्या वो पैसा वापस होगा? क्या बीजेपी की प्रॉपर्टियां नीलाम होंगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी जो विश्व गुरु अपने आप को कहते हैं वो पैसा वापस करेंगे? ये तो जनता का पैसा है, जनता के एक्सचेकर से दिया गया है। हमारे टैक्स के पैसे से जो संपत्ति सरकार के पास है, वो संपत्ति जो है कॉर्पोरेट्स के हाथ में दी जा रही है, और जो उसकी खिलाफत करता है, जो विसल ब्लोअर है, उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वाले ऑफिसर्स आके बैठ जाते हैं, उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में एक्सटॉर्शन के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए और सरकारी ठेके देने के जरिए उन्होंने पैसा एकत्र किया। 12,000 करोड़ किया या 22,000 करोड़ किया, पर है तो इम्प्रोप्राइटरी, मोटिव भी क्लियर है, इंटेंट भी क्लियर है। अब आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन में संघर्ष तो कर रही है कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के पार्टनर्स, पर क्या उनके मन में वो डर है? तो मेरा कहना है उनके मन में डर नहीं, वो संवैधानिक प्रक्रियाओं का हनन उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि जब आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, तो ईवीएम पे पर्ची से चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है? भाई बैलेट के साथ, आपका ईवीएम के साथ प्रिंटर लगाया है, प्रिंटर की पर्ची बैलेट में डालिए ताकि वोटर को भी पता रहे मेरा वोट किसको गया। ये सीपीयू मशीन डिसाइड करेगी। और दूसरी बात ये है, जब सरकार ये कहती है या इलेक्शन कमीशन ये कहता है, मैं तो ये भी कहूंगा चुनाव प्रसार मंत्री हो गए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो बजाय लोगों का संचय दूर करने के, बजाय लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के, वो कह रहे हैं हमारे पास वीवीपैट मशीन नहीं है, पर्ची 9 इंच बाय 9 इंच की है, वो चिपक जाती है, उसकी इंक सही नहीं है। तो पिछले 10 सालों में क्या आपका दायित्व नहीं बनता था कि प्रिंटर चेंज करें, उसकी पिंक प्रिंटर की मशीन की इंक चेंज करें? जब 2018 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, वो कहते हैं कि 5 पोलिंग बूथ की पर्ची निकाल के उन 5 पोलिंग बूथ का वीवीपैट काउंटिंग हो। आप मुझे बता दीजिए कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में वीवीपैट की काउंटिंग हुई है? वो पहले रुझान आ जाते हैं 9 बजे, 11 बजे तक वो कह देते हैं कि फलाना बीजेपी पार्टी जीत गई, उसके बाद मोरल डाउन कर देते हैं, लोग बूथ छोड़ के चले जाते हैं, लोग काउंटिंग में नहीं खड़े होते ईवीएम की। तो ये तो सरासर धांधलेबाजी है। पहले आप वीवीपैट काउंटिंग कराइए, उसके बाद आप पोस्टल बैलेट की काउंटिंग कराइए, और उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए ईवीएम का भी नंबर देखिए क्या उसमें परसेंटेज जो है वो डिफरेंस है। चौथी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना चाहिए या वायनाड से लड़ना चाहिए या रायबरेली से लड़ना चाहिए, सवाल इस बात का नहीं। सवाल इस बात का है, जब विजय कृष्ण साहब ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने जब त्रिपाठी जी को भेजा कि जाओ भाई फलानी जगह से इलेक्शन लड़ो, तो वो किस लिए भेजे गए? कि वो कांग्रेस की नीतियों पर इलेक्शन लड़ रहे थे। तो राहुल गांधी कहीं से खड़े हो जाएं, कांग्रेस की नीतियों पे तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, नहीं लड़े अमेठी से, रायबरेली से, कहीं और से खड़े हो जाएं। पर बात यह आ जाती है, अगर अमेठी रायबरेली से वो खड़े होंगे तो ये एक मैसेज काडर को जाएगा। उत्तर प्रदेश के 17 लोकसभा सीटें लड़ रही है कांग्रेस सपा के साथ, उसमें सपा की भी 63 सीटें हैं। 70 सीटों का चुनाव, 80 सीटों का चुनाव है ये। 80 सीटों में एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर जाएगा कि राहुल गांधी हारे या जीते। जब राहुल गांधी ने कह दिया मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं,
मैं देश में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं, तो दुकान तो मोहब्बत की वहां खोलनी चाहिए जहां सबसे ज्यादा नफरत है। जहां नफरत का बाजार है वहां मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। जहां मोहब्बत ही मोहब्बत है वहां मोहब्बत की दुकान खोल के क्या करेंगे? तो बात ये भी आ जाती है कि सेफ सीट क्यों चुने, सबसे डिफिकल्ट सीट चुने। और राहुल गांधी क्या, कांग्रेस के जितने दिग्गज लीडर हैं जो अपने आप को बहुत सीनियर मानते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो किसी को अंदर घुसने नहीं देते, जो ये चाहते हैं कि हमारी तरीके से कांग्रेस चले, उनको भी सबसे डिफिकल्ट सीटों पर लड़ना चाहिए। मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़े, अमित शाह के खिलाफ इलेक्शन लड़े, राजनाथ सिंह के खिलाफ इलेक्शन लड़े, क्यों नहीं लड़ते हैं? जब आप विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब आप संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन एक पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन इंडिया को बचाने का इलेक्शन, ये भारत को बचाने का इलेक्शन, ये सांप्रदायिकता का जहर जो घुल रहा है हमारे सेकुलर और सोशलिस्ट नेशन में, उसका इलेक्शन, ये धर्मनिरपेक्षता का इलेक्शन, ये माइनॉरिटीज के अधिकारों का इलेक्शन, ये वंचितों के अधिकारों का इलेक्शन, ये किसानों की आय का इलेक्शन है, ये मजदूरों के हकों का इलेक्शन है, उनके रोजगार का इलेक्शन है, वो बेरोजगारों के फ्यूचर का इलेक्शन है। अगर ये इलेक्शन इतना बड़ा है तो फिर राहुल गांधी की टीम को चाहिए कि वो कह दें कि सबसे जो 150 सीटें सबसे मुश्किल सीटों में है, कांग्रेस लड़ेगी इलेक्शन। 150, 200, 250 सीटें जो भी चिन्हित हैं, जो इजी सीटें गठबंधन के पार्टनर्स को दे दे। बड़ी लकीर खींचे ना, जो आदमी बड़ी लकीर खींचेगा वही इलेक्शन को लेके जाएगा। ना ये इलेक्शन मायावती जिता सकती है आपको, ना ये इलेक्शन कोई गठबंधन जिता सकता है, ये आइडियोलॉजी जिता सकती है। ठीक कहा विजय कृष्णा जी ने, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। तो अगर आप आइडियोलॉजी में खड़े हैं और देश की जनता आपकी आइडियोलॉजी को ठुकरा देती है तो फिर देश भुगतेगा, भुगतने दीजिए। और अगर आइडियोलॉजी में आप आगे हैं और देश आपके साथ खड़ा है, तो आपको याद होगा इंदिरा गांधी भी कहां से खड़ी हुई थी? चिकमंगलुरु से खड़ी हुई थी ना, और जीत के आई थी। तो खड़े हो जाइए, आप कहीं से खड़े हो जाइए, क्या फर्क पड़ता है? जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, पर इस लोकतंत्र की परिभाषा को तय करने के लिए जो देश के इंस्टीट्यूशन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो यहाँ के और संवैधानिक गोदी मीडिया है, यहाँ का लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, यहाँ का कार्यपालिका है, उसको भी निडर होना पड़ेगा। डरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, डरी कार्यपालिका है, डरी जुडिशरी है, डरा इलेक्शन कमीशन है, डरा लॉ कमीशन है, डरा सीएजी है। ये लोग डरे हैं, इनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, इनको सब बातें। और जो लोग डरते नहीं हैं उनको निकाल दिया जाता है। कोई बात नहीं, निकाल दीजिए। कितने दिन बाहर रखेंगे, कितने साल बाहर रखेंगे, कितने दिन बाहर रखेंगे? एक ना एक दिन सबका दिन आता है। सद्दाम हुसैन का भी दिन आया था, एक ना एक दिन सबका दिन आता है। इस सरकार का भी वो दिन आएगा जब सरकार को जवाब देना पड़ेगा और उसी चौराहे पे खड़ा होना पड़ेगा जिसका जिक्र 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था डिमोनेटाइजेशन के बाद। 8 नवंबर के बाद उन्होंने कहा था अगर 4 हफ्ते में काला धन नहीं आया तो जिस चौराहे पे कहेंगे मिलूंगा। वो तो मिले नहीं। पर अगर ये जमहूरियत देश का जो नागरिक है वो अगर डेमोक्रेसी को बचा लेगा, संविधान को बचा लेगा, देश की अस्मिता को बचा लेगा, तो ये सभी लोग उसी चौराहे पे आपको खड़े मिलेंगे और वहीं फैसला होगा। जी।